हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट यानी मापन के स्तर। मापन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। सोते जागते हम हर समय किसी न किसी प्रकार के मापन का प्रयोग करते ही रहते हैं। तो मापन के स्तर जो होते हैं वो माप के दौरान जो शोधकर्ता कुछ संख्यात्मक मूल्य इकट्ठा करते हैं, जो संख्याएं इकट्ठा करते हैं जिसको डाटा भी कहते हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी प्रकृति कैसी है, ये हमें मापन के स्तर से पता चलता है। मतलब जो डाटा इकट्ठा हुआ है, जो संख्याएं हैं, जो जानकारी है, वो किस स्तर पर मापी गई है। तो मापन विभिन्न स्तरों पर हो सकता है और इससे हमें निर्दिष्ट मूल्यों के बीच के संबंध का पता चलता है। तो एक वैज्ञानिक थे स्टीवेंस, उन्होंने 1946 में मापन के 4 मुख्य स्तर बताए थे जो मनोविज्ञान में अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक उसको मानते हैं, उसका पालन करते हैं। ये 4 स्तर थे: नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन और अनुपात मापन। तो हम एक एक करके देखेंगे कि ये मापन के स्तर क्या हैं। तो स्टीवेंस ने निम्नलिखित 4 प्रकार के मापन स्तर बताए थे। नामित स्तर को इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनल स्केल, क्रमिक स्तर है ऑर्डिनल स्केल, अंतराल स्तर यानी इंटरवल स्केल और अनुपात स्तर यानी रेशियो स्केल। तो सबसे पहले तो जो आपका चर है यानी वेरिएबल है, उसको अगर उसके स्वरूप के आधार पे आप दो मुख्य भागों में बांटें तो आप कह सकते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल, यानी क्रमशः गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। अब गुणात्मक चर क्या होते हैं? जिसमें आप किसी प्रकार का गुण बताते हैं जिसको मात्रा के रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकते। जैसे मान लीजिए पुरुष, महिला, लंबा, छोटा वगैरह, जो भी कुछ गुणों की बात हम कर रहे हैं जिसको कि मात्रा में नहीं बताना संभव हो। तो गुणात्मक चर जो होते हैं वो नामित या क्रमिक स्तर पर ही मापे जाते हैं। और जो मात्रात्मक चर होते हैं जिसमें आप कुछ अमाउंट बता सकते हैं, कुछ चीज की मात्रा बता सकते हैं, जैसे 2 किलो, 4 किलो वगैरह, तो ये चीजें जो हुई ये मात्रात्मक चर है और ये अंतराल और अनुपात स्तर पे मापे जाते हैं। तो मापन की ये जो स्तर है, ये चारों स्तर, ये एक निश्चित क्रम में होते हैं। क्रम में सबसे नीचे होता है नॉमिनल स्केल, नामित स्तर। उससे बढ़ते हुए क्रम में फिर आता है ऑर्डिनल स्केल यानी क्रमिक स्तर, फिर अंतराल स्तर यानी इंटरवल स्केल और फिर अंत में अनुपात स्तर यानी रेशियो स्केल। अब आप सोचेंगे कि ये किस तरह से बढ़ रहे हैं, ये बढ़त जो हो रही है इनकी नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में, ये किस आधार पे बढ़ रहा है? तो ये जानकारी के आधार पे बढ़ रहे हैं। जानकारी बढ़ती जा रही है हर स्तर पर। नॉमिनल स्केल पे जो हम मापन करते हैं उसमें हमें सबसे कम मात्रा मिलती है जानकारी की। ऑर्डिनल पे जाएंगे तो कुछ और जानकारियां मिलेंगी, इंटरवल पे थोड़ी और जानकारी मिलती है चरों के बारे में, और रेशियो स्केल पे काफी जानकारी मिलती है। तो इस आधार पर ये बटे हुए हैं। इसका एक स्वरूप और एक विशेषता यह भी है कि नामित स्तर जो सबसे निचला स्तर है उसमें जो सांख्यिकीय विधियां लगाई जा सकती हैं, ऑर्डिनल स्केल में वो विधियां भी लगती हैं और कुछ अतिरिक्त विधियां भी लगती हैं। इसी तरह इंटरवल स्केल में नॉमिनल स्केल की विधियां भी लगेंगी, ऑर्डिनल की भी प्रयोग हो सकती है और इंटरवल स्केल में कुछ अपनी अन्य विधियां भी प्रयोग हो सकती हैं। इसी तरह रेशियो स्केल पे जब आते हैं तो नॉमिनल स्केल की विधियां, ऑर्डिनल स्केल की सांख्यिकीय विधियां, इंटरवल स्केल की भी विधियां लगती हैं उसमें, और रेशियो स्केल पे अपनी और कुछ विधियां हैं जो लगती हैं, जो हम इसमें आगे देखते जाएंगे। जैसा आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि नॉमिनल स्केल वाला जो बॉक्स बना हुआ है सबसे छोटा है, ऑर्डिनल स्केल के अंदर नॉमिनल समाहित है और कुछ अतिरिक्त क्षेत्र भी आप देख पा रहे हैं। इसी तरह इंटरवल स्केल में नॉमिनल ऑर्डिनल दोनों है और कुछ अतिरिक्त क्षेत्र भी है जो इंटरवल का अपना क्षेत्र हुआ। और रेशियो में वो पहले के तीनों ही स्तर समाहित है और रेशियो कुछ और अतिरिक्त जानकारी दे रहा है जो सबसे बड़े वाले स्क्वायर में आपको दिखाया गया है। तो हम पहले शुरू करते हैं नामित स्तर से यानी नॉमिनल स्केल से। पहले तो समझते हैं इसका मतलब। नामित शब्द जो है इसको इंग्लिश में जो नाम है इसका नॉमिनल, तो नॉमिनल एक लैटिन का शब्द है जिसका मतलब होता है केवल नाम। तो सिर्फ नाम किसी चीज का अगर हम रखते हैं तो वो नॉमिनल स्केल पे मापन हुआ। जैसे हम मान लेते हैं कि आप अगर बोले कि आपने कुछ डाटा एकत्रित किया और उसमें 4 बच्चों के नाम आपने लिए, अमित, पूजा, ऋषि, राजू। तो ये नाम जो आपने लिखे ये क्या है? ये सिर्फ नाम है, इसका कुछ और अर्थ नहीं है। बस आप एक कुछ
शब्द दे देते हैं जिससे आप उनकी पहचान कर सकें। बस इसका इतना ही काम है। इसमें आप कोई जोड़ घटाव नहीं कर सकते। आप अमित और राजू को जोड़ के कुछ नहीं पा सकते, घटा के कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं नॉमिनल स्केल में कि बस चीज़ों का नामकरण करते हैं ताकि उनकी पहचान की जा सके। तो और ये नामकरण करने के लिए आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं और अल्फा न्यूमरिक प्रतीकों का प्रयोग कर सकते हैं। अल्फा न्यूमरिक मतलब कि कोई भी और सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आपके अक्षर और अंक दोनों शामिल हो सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लेते हैं कि पुरुष और महिला। तो आपने दो वर्गों में लोगों को बांटा जिन पर आपने डाटा लिया है। एक वर्ग को कहा पुरुष, दूसरे को कहा महिला। तो ये आपने नामित स्तर पे आंकड़े इकट्ठा किए, मतलब आपने उनको दो खंडों में नाम के आधार पे बांट दिया बस पहचान के लिए कि जिनको हम पुरुष कहेंगे वो ये समूह है, महिला कहेंगे तो ये समूह है। इसी को आप अंकों के आधार पे भी समझ सकते हैं। आपने अपने मन में कह लिया कि अच्छा ठीक है, जो पुरुष है उसको हम एक बोलेंगे, समूह एक, और महिलाओं को बोलेंगे समूह दो। तो आपने अपने मन से ये अंक दे दिए। इन अंकों का कुछ और अर्थ नहीं है, ये सिर्फ पहचान के लिए। आप ये नहीं कर सकते कि एक और दो को जोड़ के तीन होता है जिसका कुछ और अर्थ है। यहाँ पे किसी प्रकार की गणितीय विधियों का प्रयोग करने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये सिर्फ सिंबल है, सिर्फ पहचान की एक चीज है और इसका कोई और मतलब नहीं है। इसी तरह अगर आप अल्फा न्यूमरिक प्रतीकों का प्रयोग करें तो मान लीजिए आपने कह दिया कि पुरुष जो है उसको A1 कहेंगे, महिलाओं को A2 कहेंगे, और इसका कोई अर्थ नहीं है। आप ये मनमाने ढंग से कुछ भी चुन सकते हैं। मैंने आपको बोला कि ठीक है पुरुष को हम एक की संख्या से संबोधित करेंगे, महिलाओं को दो की संख्या से। आप कुछ भी और चुन सकते हैं। आप कहेंगे ठीक है पुरुषों को हम जो है 99 कहेंगे, महिलाओं को 204 कहेंगे, कुछ भी आप कर सकते हैं। बस ये बताता है कि जो संख्या है उसका अर्थ क्या है, वो किस तरह वर्गीकृत करने के लिए लोगों को काम आती है। इसका कोई और इसके अलावा उपयोग नहीं है। तो इस प्रकार के वर्गीकरण में कुछ ही सांख्यिकीय सिद्धांतों का उपयोग हो सकता है। जैसे इसमें हम गिनती कर सकते हैं कि ठीक है जिसको हमने पुरुष बोला या ग्रुप ए बोला, समूह एक बोला, उसमें कितने लोग हैं, महिलाओं में कितने लोग हैं। तो आप बस गिनतियां कर सकते हैं। बहुत हद से हद हुआ तो इसमें बहुलांक या मोड निकाल सकते हैं, जो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि कैसे निकलता है। तो इससे ज्यादा आप कुछ इसमें कर नहीं सकते। जोड़ घटाव गुणा भाग करने का इसमें कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये है नामित स्तर, मतलब ये डाटा आपने जो लिया ये नामित स्तर पे लिया। अब इसका हम और भी उदाहरण देखेंगे, पर उससे पहले यहाँ देखिए डायग्राम में जैसे दिखाया हुआ है मराइटल स्टेटस, मतलब कि आपकी वैवाहिक स्थिति, और इसमें चार तरह के डाटा दिखाए गए हैं कि 33 लोग सिंगल थे, मतलब एकल थे, अविवाहित थे कह लीजिए, और 47 लोग मैरिड थे, शादीशुदा थे, 12 लोग डाइवोर्स थे, तलाकशुदा थे, और 6 विडोड थे, विधुर थे या विधवा थे। तो अब इनको क्या आप इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं? नहीं। आपने सिर्फ इनकी मात्रा नाप ली कि अच्छा इस समूह में इतने लोग हैं, इसमें इतने लोग। तो ये सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोड ये सिर्फ नाम है। आपने ग्रुप को नाम दे दिया, एक नामकरण कर दिया ताकि आप उनकी पहचान कर सके। इसके अलावा इस डाटा का कोई और प्रयोग नहीं है। अब आते हैं कुछ उदाहरण पे। जैसे मान लीजिए आपने तीन अलग अलग लिंग श्रेणियों के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए। तो महिला लिंग से संबंधित व्यक्तियों को मान लीजिए आप एफ कह लेंगे, फीमेल का छोटा रूप एफ, और पुरुष लिंग को आपने एम कह लिया, मेल का छोटा रूप हो गया एम, और अन्य जो है तो उनको आपने ट्रांसजेंडर कह लिया, मतलब टी कह लिया। तो ये वर्गीकरण जो है जो आपने किया ये नामित स्तर का मापन कहलाएगा। मतलब आपने लिंग का मापन किस स्तर पे किया? तो नामित स्तर पे आपने इसका मापन किया है। इसी प्रकार कई और चीजें हो सकती है, जैसे ग्रामीण और शहरी, आपने दो समूह लिए तो आपने नाम लिख दिया, एक ग्रामीण बोला एक समूह को, दूसरे को शहरी बोला, तो ये आपने नामकरण किया, वर्ग बना दिया। तो ये नामित स्तर पे आपका डाटा एकत्र हुआ। इसी तरह से शिक्षित और अशिक्षित वर्ग आपने कह लिया, मान लीजिए एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, तो ये भी आपके जो दो वर्ग बने, ये नामित स्तर पे आपने डाटा इकट्ठा किया। इसी तरह अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों के टी शर्ट पर कुछ नंबर अंकित रहते हैं, तो उन अंकों का, उन संख्याओं का क्या अर्थ है? क्या उनको हम जोड़ घटा सकते हैं? क्या वो कोई क्रम बताते हैं कि जिसके टी शर्ट पे मान लीजिए एक लिखा है तो वो पहले क्रम में बैटिंग करने उतरेगा, किसी पे दो लिखा है तो वो दूसरे क्रम में उतरेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ पहचान के लिए। आप जानते हैं कि किसी की जर्सी जो है वो इसी नंबर की जर्सी पहनता है, तो आप बस पहचान सकते हैं कि अच्छा ये अंक है, मतलब
ये क्रिकेटर, ये प्लेयर अभी खेल रहा है या इसकी बात हो रही है। बस ये पहचान के लिए। तो इन अंकों का कुछ और अर्थ नहीं है, इनसे कुछ और हम जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर सकते। इनका सिर्फ यही प्रयोग है कि इनसे आप पहचान सकते हैं व्यक्तियों को। इसी तरह एटीएम का जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको 4 अंक का कोई कोड दिया जाता है, जैसे आपका एटीएम पिन होता है। तो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो सिर्फ एक सिंबल है जो आपका कोई एक अंक है जिसको आप बस प्रयोग करते हैं। उसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। जैसे मान लीजिए 4 अंक का अगर आपका पिन हो 3 4 5 6, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसका अर्थ है 3456। इसका इस तरह का कोई अर्थ नहीं है, कोई संख्या नहीं बता रहा है, वो सिर्फ एक प्रकार का प्रतीक है, एक चिन्ह, एक सिंबल है बस, और उसका कोई अपना प्रयोग नहीं है। इसी तरह इंटरनेट पे जब आप अकाउंट खोलते हैं या ईमेल का पासवर्ड बनाते हैं, तो वो पासवर्ड का कुछ मतलब हो, कुछ अर्थ हो, जरूरी नहीं है। वो बस एक पासवर्ड है, एक प्रतीकों का एक व्यवस्था है, किस क्रम में आप क्या चीजें लिख रहे हैं, बस उसका एक वही पहचान है, उसका कोई और प्रयोग नहीं हो सकता। इसी तरह जब आप डाक वितरण के लिए आप पिन कोड वगैरह देते हैं, तो वो पिन कोड का भी क्या अर्थ है, उसका ये अर्थ नहीं कितना लाख इतना हजार कुछ करके, दो पिन कोड को आप जोड़ नहीं सकते, उससे कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, घटा कर कुछ होगा नहीं उससे। तो उसका कोई और अपने में अर्थ नहीं है, वो बस एक निशान है, एक सिंबल है, एक नाम है, कह लीजिए पहचान करने के लिए। तो वही होता है नामित स्तर पर आंकड़े इकट्ठे करना। इस तरह अलग अलग बैंकों में कुछ कुछ कोड नंबर होते हैं अलग अलग राज्यों के हिसाब से। तो ये सारे उदाहरण जो है ये बताते हैं कि नामित स्तर पर डाटा एकत्रित करना का अर्थ यही है कि जैसे आपने देखा कि नॉमिनल का अर्थ क्या था, केवल नाम, वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ एक शोधकर्ता है या आप अगर खुद शोध कर रहे हैं, तो आपने कुछ प्रतिभागियों के आंकड़े इकट्ठे किए कि वो किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। तो मान लीजिए कुछ लोगों ने बोला कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम बीजेपी से संबंध है। कुछ ने बोला हम कांग्रेस से हैं, बाकी अन्य ने आम आदमी पार्टी या जनता दल, कुछ भी अलग अलग सबने अपना बताया। तो आपने अपने जरूरत के हिसाब से आपने मान लीजिए कह दिया कि ठीक है, बीजेपी जितने लोग बीजेपी से जुड़े हुए उससे संबंध रखते हैं, तो हम उनको एक संख्या बोल देते हैं। कांग्रेस वाले जो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस बोला उनको हम 2 की संख्या दे देते हैं। बाकी जो है उनको हम सभी को, बाकी अन्य सभी को हम 3 कह लेते हैं। या जो भी आप सोचे कि ठीक आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनको 3 कह लेते हैं, अन्य को 4 कह लेते हैं, या हर एक को आप संख्या देना चाहे वो भी दे सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल मनमाना है, आप अपने मन से सोच सकते हैं। आप एक तरह से कर सकते हैं, कोई और व्यक्ति बोलेगा नहीं हम कांग्रेस को 6 बोलेंगे, बीजेपी को 7 बोलेंगे, किसी और को 10 बोलेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस संख्या का कोई अपने आप में अर्थ नहीं है, वो सिर्फ एक नाम की तरह से है कि हाँ इसको हमने ये संख्या दी। बस आप ये अंतर करने में आपको हेल्प कर सकता है। तो अगर आप कहेंगे कि 6, तो जिसने अगर बीजेपी को 6 दिया तो आप समझ लेंगे कि अच्छा ये बीजेपी के लोगों की बात कर रहा है। अगर आप कहते हैं 7 और उसने 7 अंक कांग्रेस को दिया, तो आप समझ जाएंगे अच्छा 7 का मतलब कि ये कांग्रेस के लोगों की बात कर रहा है, न कि बीजेपी के, न कि किसी और पार्टी के। बस इतना ही आप अंतर कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब हम और ये जो अंक है ये किसी प्रकार का रैंक नहीं बताते। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, उदाहरण दिया था कि क्रिकेटर्स की जर्सी पे जो नंबर लिखे रहते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि वो उनका कोई क्रम है या कोई रैंक है, ऐसा कुछ नहीं। तो वैसे ही नामित स्तर पे जो आप आंकड़े इकट्ठा करते हैं उसका कोई अपना इस तरह का मतलब नहीं होता। ठीक है, अगला हम चलते हैं, आता है क्रमिक स्तर ऑर्डिनल स्केल, जो नॉमिनल स्केल यानी नामित स्तर से एक क्रम ऊपर है। तो ये जो होता है ये थोड़ी अब हमें अधिक जानकारी देगा, क्योंकि जैसे जैसे हम क्रम में ऊपर बढ़ते जाते हैं हमें कुछ अतिरिक्त जानकारियां मिलती जाती हैं। तो ये क्रमिक स्तर पे जो आप आंकड़े इकट्ठा करते हैं, जो डाटा लेते हैं, वो रैंक या क्रम को इंगित करता है। तो इसमें अगर आप व्यक्तियों, वस्तुओं या घटनाओं पर जो भी आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको आप किसी एक निश्चित क्रम में अरेंज कर देते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं, घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। उसके बाद उन्हें कोई रैंक दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स का चुनाव होता है, तो उसमें आप कोई रैंक दे देते हैं कि ये जो है ये विनर है, ये मिस यूनिवर्स है, ये फर्स्ट रनर अप है मतलब वो सेकंड आई है, ये सेकंड रनर अप है मतलब वो थर्ड नंबर पे है, थर्ड रैंक पर है। इस तरह कोई कंपटीशन का रिजल्ट निकला उसमें रैंक्स आती हैं कि ये प्रथम आए, ये द्वितीय आए, ये तृतीय आए। तो यहाँ पे ये 1 2 3 नंबर जो है, ये संख्या जो है, इसका कुछ महत्व है। ये सिर्फ नाम नहीं है, यहाँ पर ये कुछ दर्शाते हैं, ये रैंक दर्शाते हैं, आपकी रैंक बताते हैं कि आप किस जगह खड़े होते हैं।
तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, कौन बेहतर है, कौन उतना बेहतर नहीं है। ये आप इसमें अतिरिक्त एक जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपको बोला गया कि आपको जो जो आइसक्रीम के फ्लेवर्स पसंद है, आप अपने पसंद के अनुसार उसे किसी क्रम में अरेंज करिए। तो आपने बोला ठीक है, मैं अपनी पसंद के घटते हुए क्रम में सब अरेंज करता हूँ, मतलब सबसे ऊपर आप देंगे आपकी फेवरेट आइसक्रीम, उसके बाद दूसरा फ्लेवर जो आपको सबसे पसंद है, फिर तीसरा फ्लेवर, फिर चौथा फ्लेवर, ऐसे करके। तो आपने ऐसे ही अरेंज कर दिया। सबसे पहले आपने रखा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, फिर आपको पसंद है वनीला आइसक्रीम, आपने उसको दूसरा नंबर दिया। तीसरे पे आपने लिखा चॉकलेट आइसक्रीम, फिर मैंगो आइसक्रीम, ऑरेंज आइसक्रीम, मिल्क आइसक्रीम, इस तरह करके आपने 6 अपने पसंद के क्रम में इनको अरेंज कर दिया आइसक्रीम्स को। ठीक है। तो अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो है वो आपको अधिक पसंद है बजाय कि चॉकलेट आइसक्रीम के, बजाय कि मिल्क आइसक्रीम के, या ऑरेंज आइसक्रीम की तुलना में। ये आप जानकारी अब यहाँ पा सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, आप नॉमिनल स्केल या नामित स्तर के स्केल के बारे में नहीं कह सकते थे, वहां नहीं कह सकते थे कि हाँ ये ऊपर है, ये नीचे है, ये कम, ये ज्यादा है। पर यहाँ पर आप ये तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि ये जो क्रमबद्ध आपने किया है चीजों को, इनके बीच में अंतर समान हो ये जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आप बोलते हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आपको ज़्यादा पसंद है वनीला आइसक्रीम से, जैसे यहाँ क्रम में आपने दिखाया है, तो इसका ये अर्थ नहीं होगा कि आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम की तुलना में उतनी ही अधिक पसंद है जितना आपको मैंगो आइसक्रीम ऑरेंज आइसक्रीम से अधिक पसंद है। ठीक है। तो इनके बीच का अंतर समान हो, वो अंतराल समान हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इनको कुछ अंक देने हैं, जैसे मान लीजिए 100 की स्केल पे अगर आपको बताना हो कि आपको कौन कितनी पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे? तो हो सकता है कि आप बोले स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम 100 में 100, वनीला आइसक्रीम 100 में 90, चॉकलेट आइसक्रीम 100 में 50, मैंगो आइसक्रीम 100 में 48। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने क्रम में तो उसको अरेंज किया है कि कौन ज्यादा पसंद है, कौन कम पसंद है, लेकिन सबके बीच की दूरी समान नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पर ये तुलना नहीं कर सकते और ये नहीं मान सकते कि सबके बीच में अंतराल की या दूरी जो है वो बराबर है, ये आप नहीं कह सकते। एक और उदाहरण लेते हैं क्रमिक स्तर पे मापन का। जैसे मान लीजिए एक शोधकर्ता ने एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे से पूछा, एक पैमाना देते हुए कि आप इस पैमाने के आधार पे बताइए कि आपको एक फिल्म कितनी पसंद आई। और वो पैमाना क्या है कि एक अगर आप बोलेंगे तो एक का अर्थ है कि अत्यधिक नापसंद आई फिल्म, और 2, 3, 4, 5 तक जाएगा वो, 5 का अर्थ होगा अत्यधिक पसंद आई। तो मान लीजिए जैसे ये हो कि 1 का अर्थ है अत्यधिक नापसंद, 2 का अर्थ है थोड़ा बहुत नापसंद, 3 का अर्थ है कि औसत, न पसंद ही आई न नापसंद, चौथा हो गया कि कुछ पसंद आई, और पांचवा हो गया कि अत्यधिक पसंद आई। तो आपने उन तीनों को बोला, महिला, पुरुष और बच्चे को, कि वो बताएं इस आधार पे कि उन्हें कौन सी फिल्म कितनी पसंद आई। मान लीजिए फिर महिला ने 1 अंक दिया, पुरुष ने 3 दिया और बच्चे ने 5 अंक दिया। तो इसमें ये आप नहीं मान सकते कि महिला और पुरुष के बीच जो अंतर है वही अंतर पुरुष और बच्चे के बीच भी है। भले ही आपको देखने से लग रहा है कि 1, 3 और 5 के बीच तो 2-2 इकाइयों का ही अंतर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि महिला को वो मूवी जो है वो जितनी खराब लगी और पुरुष को जैसी लगी, उसके बीच का जो अंतर था वही पुरुष और बच्चे के बीच के अंतर में भी था। बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना ही बता सकते हैं कि बच्चे को फ़िल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि उसने 5 का अंक दिया है, पुरुष को उससे थोड़ा कम पसंद आई है, 3 का अंक दिया है, और महिला को सबसे तीनों में कम पसंद आई है, उसने 1 का अंक दिया है। इससे ज़्यादा आप इससे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते आंकड़ों से। तो इस मापनी का प्रयोग भौतिक, सामाजिक और मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत किया जाता है। फिर भी ये बहुत शुद्ध, विश्वसनीय और वैज्ञानिक पद्धति नहीं मानी जाती है। हालांकि नामित स्तर से ये अधिक जानकारी देती है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ कमियां हैं। जैसे मैंने बताया कि इनमें अंतराल समान नहीं होता है। तो अंतर तो है चीजों में, कौन ऊपर है कौन नीचे आप बता सकते हैं, पर कितने से अंतर है, कितनी मात्रा से उनमें अंतर है, ये बताना संभव नहीं है अगर आप क्रमिक स्तर पर आंकड़े इकट्ठा करते हैं। तो कुछ सांख्यिकीय विधियां हैं जो इस मापनी पे अगर आपने आंकड़े इकट्ठा किए तो उस पर आप लागू कर सकते हैं। जैसे आप इसमें मीडियन निकाल सकते हैं, परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हैं, कोरिलेशन निकाल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो ये करने के बावजूद, इसकी संभावना होने के बावजूद, ये क्योंकि अंतर नहीं बता पाता दो क्रम के बीच में, इसलिए इस पे और कई सारी हमारी सांख्यिकीय विधियां हैं जो ज़्यादा
अच्छे निष्कर्ष दे सकती हैं, वो हम इस पर लागू नहीं कर सकते, ये इसकी कमी होती है। आगे चलेंगे अंतराल स्तर पर यानी इंटरवल स्केल पर। नाम से जैसे लग रहा है अंतराल स्तर, तो यहाँ अंतराल के बारे में कुछ विशेष बात बताई जाएगी कि दो क्रमों में जो चीजें अरेंज्ड है उनके बीच के अंतराल की कुछ बात कही जाएगी। तो ये मापन का तीसरा स्तर है, थर्ड लेवल है, क्योंकि नॉमिनल आया पहले हमारा नामित स्तर, फिर ऑर्डिनल क्रमिक स्तर, उसके बाद हमारा आता है इंटरवल स्तर। तो इसमें उन दोनों की जो खूबियां है, विशेषता है पहले दोनों स्तरों की, वो भी रहेंगी और कुछ अतिरिक्त भी रहेगा। तो इसमें अतिरिक्त क्या है जो इसके बारे में खास है, वो यही है जो कि हमारे पिछले स्केल में नहीं था, पिछले स्तर में नहीं था, और वो ये है कि प्रत्येक दूरी, जो प्रत्येक अंतर है उसकी दूरी समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस मापनी का लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि कोई वास्तविक बिंदु जिसको बोलते हैं ट्रू जीरो, वो नहीं होता है इसमें। तो इसलिए आप इस पर जो डाटा एकत्रित करेंगे अंतराल स्तर पे, उसमें आप जोड़ घटाव तो कर सकते हैं पर गुणा भाग नहीं कर सकते। अब ये ट्रू जीरो क्या होता है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो क्रमिक और अंतराल माप के बीच में यही मुख्य अंतर है कि अंतराल माप जो है वो एक मानक की इकाई का प्रयोग करता है। जैसे आप ध्यान दीजिए, हमने शुरुआत में ही देखा था कि जब आप गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा, तो वो नामित और क्रमिक स्तर पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो आप मात्रात्मक डाटा इकट्ठा करते हैं वो इंटरवल स्केल यानी अंतराल स्तर, और आगे आएगा रेशियो स्तर, मतलब अनुपात स्तर, उस पर हम वो आंकड़े इकट्ठा करते हैं। तो ये मात्रात्मक का अर्थ यही है कि इसमें कुछ मात्रा होती है। तो किसी चीज की मात्रा आप कैसे बताते हैं, उसके लिए कोई इकाई का प्रयोग करते हैं, किलोमीटर, लीटर, टेम्परेचर बताना है तो डिग्री वगैरह। तो इसीलिए यही अंतर है कि क्रमिक और अंतराल स्तर के बीच में, कि अंतराल माप में आप किसी मानक की इकाई का प्रयोग करते हैं, जैसे मीटर हो गया, डिग्री, किलोमीटर, लीटर इत्यादि। तो यह मापनी जो है क्रमिक मापनी से थोड़ा ज्यादा शुद्ध होती है, थोड़ा और विकसित होती है, अधिक सूचनाएं भी देती है, क्योंकि ये अपने बीच में जो जितनी भी इकाइयां हैं उसके बीच के अंतर को भी बता सकती है कि कितना अंतर है। जैसे उदाहरण ले, अगर कोई दो वस्तुएं हैं, एक को 5 अंक दिया गया, एक को 10 अंक दिया गया, तो 5 वाली वस्तु जो है वो 10 वाली वस्तु से उतनी ही दूर है जितना 15 वाली वस्तु 20 वाली से है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी दूरी समान है। 5 और 10 की जो दूरी है उनके बीच में जो अंतराल है 5 का, वही 15 और 20 के बीच भी है, वही 20 और 25 के बीच बीच भी मिलेगा, वही 50 और 55 के बीच भी है। मतलब अंतराल सेम है किसी भी दो इकाइयों के बीच का। ये बात क्लियर तौर पे अंतराल स्तर के बारे में ऐसा बता सकते हैं, कह सकते हैं। अब इसका एक हम दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हैं अंतराल मापनी का। जैसे मान लीजिए घड़ी में जो समय बताया जाता है वो अंतराल मापनी पर होता है। अब यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी जो मैंने बोला कि अंतराल मापनी का एक दोष जो है वो ये है कि इसमें ट्रू जीरो नहीं होता, मतलब वास्तविक शून्य नहीं होता। अब वास्तविक शून्य का क्या अर्थ है पहले वो समझते हैं। वास्तविक शून्य जब हम कहेंगे किसी चीज का, किसी मात्रा का, तो हम कहें उसका ये मतलब होता है कि वो मात्रा उस स्तर पे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका अस्तित्व ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ 0 किलोग्राम, तो इसका मतलब कि वो चीज है ही नहीं, उसका अस्तित्व है ही नहीं, कोई चीज वहां पे अस्तित्व में है ही नहीं, शून्य है। तो जब ऐसा हम कह पाएंगे कि शून्य का अर्थ हो कि कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है, तो उसे हम कहते हैं ट्रू जीरो या वास्तविक शून्य। तो जाहिर सी बात है, हम ट्रू जीरो कह रहे हैं तो कोई ऐसा भी जीरो होता होगा जहां जीरो तो कहते हैं लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पर वो गुण या वो वस्तु समाप्त हो गई। तो इसी के उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे घड़ी में आप समय देखते हैं, तो घड़ी में रात में जब 0:0 होता है, मतलब रात का जब 12 बजता है, तो उसे शून्य तो हम कहते हैं, लेकिन क्या उसका ये अर्थ है कि उस समय था ही नहीं, समय का अस्तित्व ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये शून्य जो है ये वास्तविक शून्य नहीं है। इसीलिए घड़ी से जब हम समय मापते हैं तो हम कहते हैं कि ये समय अंतराल मापनी पर मापा गया है, अंतराल स्तर पे मापा गया है। ठीक है, यही कारण है कि वास्तविक शून्य नहीं होने की वजह से हम इसमें जो समय हम मापते हैं घड़ी से, या जो भी चीजें अंतराल स्तर पर मापते हैं, क्योंकि पूरे अंतराल स्तर पे कोई भी चीज आप मापेंगे तो उसका वास्तविक शून्य नहीं होगा। तो इस कारण हम इसमें गुणा और भाग का गणितीय विधि नहीं प्रयोग कर सकते हैं। जोड़ घटाव आप कर सकते हैं पर गुणा और भाग इसमें संभव नहीं। गुणा और भाग किसी मात्रा में कर पाने के लिए आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि वो उसमें वास्तविक शून्य अवश्य हो।
तो वास्तविक शून्य का क्या अर्थ है कि जब कोई वस्तु या गुण का अस्तित्व ही ना हो। पर जब घड़ी से हम समय मापते हैं तो उसमें शून्य का अर्थ ये नहीं होता कि शून्य बजते ही समय का अस्तित्व ही नहीं रह गया। इसीलिए हम कहते हैं कि घड़ी से मापे हुए समय को हम क्या कहेंगे कि वो अंतराल स्तर पे मापा गया है, क्योंकि अंतराल स्तर पे ट्रू जीरो या वास्तविक शून्य नहीं होता है। ध्यान दीजिए कि अगर आप कहें कि आपका भाई आपसे आधी उम्र का है, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र अगर 20 साल है तो आपका भाई अभी 10 साल का है, तो ये अगर आप कहेंगे तो ये कह सकते हैं आप। और क्योंकि इसका अर्थ क्या हुआ, ये अगर आप कहेंगे तो ये हम ये नहीं कहेंगे कि आपने ये जो उम्र नापी, ये भी एक समय का ही माप है। उम्र आप नाप रहे हैं, जैसे घड़ी में हमने समय नापा, लेकिन घड़ी पे जो हम समय नाप रहे थे वो अनुपात स्तर पे था। ये हमने जो समय नापा है उम्र का, ये वर्षों में हम नाप रहे हैं। तो क्या अगर हम कहें 0 वर्ष, तो उसका क्या ये अर्थ होगा कि वर्ष वर्ष का वहां अस्तित्व ही नहीं था? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कहें कि आपकी उम्र है 0 वर्ष या आपके भाई की उम्र है 0 वर्ष, इसका मतलब वो व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था उस समय। ठीक है, उस व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं था, तो उसकी उम्र की बात कहाँ से होगी? तो शून्य का वहां पर कुछ वास्तविक अर्थ है कि उस चीज का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए जब हम कहेंगे कि हमारा भाई हमारे से दुगना बड़ा है या आधी उम्र का है, तो ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, गुणा और भाग की प्रक्रिया यूज कर रहे हैं। और ये हम कर सकते हैं जब वास्तविक शून्य हमें उपलब्ध होता है, जो कि किस में होता है? अनुपात स्तर में, जो कि अगला स्तर है, सबसे ऊंचा स्तर, वो हम अभी आगे देखेंगे। एक बहुत ही प्रचलित इसका एक उदाहरण है अंतराल स्तर का, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कि जो आप टेम्परेचर नापते हैं, तापमान, वो किस स्तर पे मापा जाता है। और अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये अंतराल स्तर पर मापा जा रहा है या अनुपात स्तर पर, जो हम आगे देखेंगे। तो इसमें अंतर करने का एक सीधा सा यही चीज है कि आप ये देखें कि वास्तविक शून्य उसमें है या नहीं है। तो आप तापमान कैसे नापते हैं? सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में? सेंटीग्रेड शब्द से कंफ्यूज ना हो, सेंटीग्रेड और सेल्सियस एक ही चीज है। सेल्सियस एक नया नाम है सेंटीग्रेड का, सेंटीग्रेड शब्द पुराना है, यहाँ मैंने सेंटीग्रेड ही लिखा हुआ है। तो सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में आप नापते हैं तापमान। तो अब ये देखिए कि इसके बीच में अंतराल समान है कि नहीं। तो अगर आप बोलेंगे 2 डिग्री और 4 डिग्री और 8 डिग्री और 10 डिग्री, तो दोनों के बीच में अंतराल समान है। 2 और 4 डिग्री में भी जितना अंतर है, वही अंतर 8 और 10 डिग्री के बीच में भी है। तो ठीक है, ये अंतराल स्तर हुआ। अब हमें देखना है कि इसमें वास्तविक शून्य है या नहीं, क्योंकि अंतराल स्तर पर वास्तविक शून्य नहीं होता है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि ये अंतराल स्तर पे है या नहीं, तो हमें ये चेक करना होगा कि वास्तविक शून्य इसमें है कि नहीं। तो हम क्यों कहते हैं कि तापमान अगर हम सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में माप रहे हैं तो ये अंतराल स्तर पर है? इसलिए क्योंकि इसमें वास्तविक शून्य नहीं होता, क्योंकि 0 डिग्री पर ऐसा नहीं है कि तापमान का अस्तित्व ही नहीं रहता। आप ऐसे सोचिए, अगर ऐसा होता कि 0 डिग्री पर तापमान बिल्कुल शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है, होता ही नहीं है, तो -2 डिग्री, -4 डिग्री, जितना भी आप माइनस में जाते जाएंगे, तो आप ये तो कहेंगे ना कि -4 डिग्री जो है वो अधिक ठंडा है 0 डिग्री से। इसका मतलब कि 0 डिग्री पे कुछ तापमान तो होगा जो -4 डिग्री से अधिक है। इसलिए 0 डिग्री का ये अर्थ नहीं हुआ कि वहां पर तापमान एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए अंतराल मापनी पर हमने टेम्परेचर मापा, अगर हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर का मापन कर रहे हैं तो। इसी कारण हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर माप रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें गुणा और भाग नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं कह सकते, मान लीजिए कि अगर गया में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो रहा हो और शिमला में कहीं 20 डिग्री टेम्परेचर हो रहा हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि गया जो है शिमला से दुगना गर्म है। क्योंकि दुगना आप करें तो क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे अगर इस तरह का, तो आप वो अनुपात स्तर पर ही कर सकते हैं जहां पे एक वास्तविक शून्य होता है। यहाँ वास्तविक शून्य नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कहीं 20 डिग्री टेम्परेचर है और कहीं 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो 20 वाला जो है 40 का आधा गर्म है या दुगना गर्म है। इस तरह की बातें हम नहीं कर सकते जहां पे अंतराल स्तर पे हम मापन करते हैं। अब एक और प्रचलित उदाहरण है अंतराल स्तर का, जो अक्सर परीक्षाओं में आता है और जो मनोविज्ञान से खासकर संबंधित है, वो है बुद्धिमत्ता।
बुद्धिमत्ता के बारे में पूछा जाता है कि इसका मापन आप किस स्तर पे करते हैं, और इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये अंतराल स्तर पे मापन किया जा रहा है या अनुपात स्तर पे। तो ये समझने के लिए आप फिर ये देखिए कि अगर किसी व्यक्ति ए का आईक्यू 80 है और दूसरे व्यक्ति बी का आईक्यू 90 है, जबकि एक व्यक्ति है सी, उसका आईक्यू अगर 100 है, तो ए और बी के बीच में जितना आईक्यू का अंतर है 10 का, वही बी और सी में भी आपको मिलेगा 10 का अंतर। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है डी, उसका आईक्यू 50 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि डी का आईक्यू जो है सी की आईक्यू का आधा है, क्योंकि डी का 50 है और सी का 100 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका आईक्यू इसके आईक्यू के आधे के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कह पाने के लिए वास्तविक शून्य का होना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि बुद्धिमत्ता में वास्तविक शून्य है या नहीं। तो हम पाते हैं कि वास्तविक शून्य बुद्धिमत्ता में नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम कहेंगे 0 आईक्यू, तो क्या ये संभव है कि किसी इंसान का आईक्यू बिल्कुल 0 हो? आम बोलचाल की भाषा में हम एक दूसरे को ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। बल्कि ये तो देखा भी गया है कि मनुष्यों में न्यूनतम आईक्यू 20 होता है। जो अत्यधिक मानसिक विकलांग व्यक्ति होते हैं, जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, जिसमें अधिकतम मानसिक विकलांगता पाई जाती है, उनका भी आईक्यू 20 तक होता है। उससे कम आईक्यू इंसानों में नहीं पाया गया, तो इसमें वास्तविक शून्य नहीं संभव है। तो जब भी हम अंतराल स्तर के आंकड़ों की बात करेंगे, जो हमने इस पर डाटा लिया है, तो उसमें आप नामित स्तर और क्रमिक स्तर में जो भी आप सांख्यिकीय विधियां प्रयोग कर रहे थे, वो सब इस पर भी लागू होंगी, और कुछ अतिरिक्त विधियां भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मीन निकाल सकते हैं, औसतांक या औसत, मानक विचलन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, और कोरिलेशन निकाल सकते हैं, सहसंबंध गुणांक जिसे कहते हैं वो निकाल सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि इसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस नहीं निकाल सकते। ये चीज़ है जो सिर्फ अनुपात स्तर पे निकलती है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करने के लिए भी, इसका मापन करने के लिए भी, इसको निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपको वास्तविक शून्य का होना आवश्यक है। तो अब हम आते हैं अनुपात स्तर पे, रेशियो स्केल, जो चौथे लेवल का मापन का स्तर है और सबसे उच्च स्तर है। यानी ये सबसे ज़्यादा जानकारी हमें देता है, और इसमें क्रमिक स्तर इसमें नामित स्तर, क्रमिक स्तर और अंतराल स्तर की जानकारियां तो होती हैं, उसके अतिरिक्त भी कुछ जानकारियां होती हैं, और इसी वजह से उन तीनों स्तरों में जो सांख्यिकीय विधियां आप लगा पा रहे थे वो भी इसमें लग सकती हैं, और कुछ अतिरिक्त विधियां भी इसमें लग सकती हैं। तो ये मापन की वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैज्ञानिक किस्म की मापनी है। इसमें अन्य तीनों स्तर की विशेषताएं तो होती हैं, और कुछ अन्य विशेषताएं भी होती हैं, और सबसे प्रमुख विशेषता जो है अनुपात स्तर की, वह यही है कि इसमें वास्तविक शून्य होता है। और वास्तविक शून्य का मतलब हुआ कि किसी भी घटना, गुण या विशेषता की मात्रा शून्य होती है। तो जब भी आप कोई भौतिक स्तर पे मापन करते हैं, जैसे मीटर हो गया, किलोमीटर, किलोग्राम, लीटर, कुछ भी, तो उसमें हमेशा वास्तविक शून्य होता ही है, क्योंकि जब आप कहेंगे 0 लीटर, तो इसका मतलब कि वहां पर वो चीज है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कोई सामान वहां है ही नहीं जिसका आप मेजरमेंट कर रहे हैं, माप ले रहे हैं। ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लंबाई उस जगह पर है नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं। ठीक है, तो अब जैसे आप देखिए, चित्र में दिखाया गया है, एक बच्चा है, उसके पास, पहले चित्र में देखिए 5 टेडी बियर है, दूसरे वाले के पास 3 टेडी बियर है, तीसरे में देखिए उसके बाद पास एक भी टेडी बियर नहीं है, 0 टेडी बियर। तो क्या यहाँ पर शून्य का अर्थ है कि वो चीज का अस्तित्व ही नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, उस चीज का अस्तित्व ही नहीं है, उसके पास एक भी टेडी बियर नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये मापन जो है, ये अनुपात स्तर या रेशियो स्केल पर मापन किया। तो अनुपात मापने का स्तर पे जो वास्तविक शून्य होता है, इसको एब्सोल्यूट जीरो बोलिए या ट्रू जीरो बोलिए, वो उसका प्रारंभिक बिंदु होता है। ठीक है, तो अब हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 बालक हैं, अमित, राजीव और प्रशांत। तीनों को उसी क्रम में अगर हम कहें 30, 60 और 90 अंक मिले हैं किसी चीज पर, तो जिस भी गुण पे हमने ये अंक दिए हैं, तो हम ये कह सकते हैं, अगर ये हमने अनुपात स्तर पे मापन किया होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये गुण अमित में जिस मात्रा में है, राजीव में उससे दुगनी मात्रा में है, और प्रशांत में उसके 3 गुनी मात्रा में है।
तो इसलिए इस मापने की प्रत्येक इकाई में जो संख्या दी गई है मापित गुण की, उसकी विभिन्न मात्राओं के बीच हम अनुपात को प्रकट कर सकते हैं, इसीलिए इसको अनुपात स्तर कहा जाता है। और अनुपात आप कैसे निकालते हैं? भाग करके। तो इसीलिए अनुपात स्तर में आप गुणा भाग जोड़ घटाव सब कुछ कर सकते हैं। एक अनुपातिक मापनी जो होती है वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अनुपात बताती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लंबाई की अगर हम बात करें जो फुट और इंच में है, तो अगर किसी चीज की लंबाई 12 फुट 6 इंच है, तो हम कह सकते हैं कि वो उस चीज से लंबाई में दुगनी है जिसकी लंबाई 6 फुट 2 इंच है। इस तरह वजन की अगर हम बात करें, तो किलोग्राम या पाउंड में अगर आपने वजन लिया है, तो वजन भी आप अनुपात स्तर पे मापते हैं। क्यों? क्योंकि वहां भी वास्तविक शून्य है। वहां पे अगर आप बोलेंगे 0 किलोग्राम, इसका मतलब वहां पे वजन का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि कोई चीज ही नहीं है वहां जिसका आप वजन कर रहे हैं। 0 किलोग्राम मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं, वजन का उस जगह पे कोई अस्तित्व ही नहीं, वजन है ही नहीं, क्योंकि कोई वस्तु ही नहीं है जिसका आप वजन करेंगे। तो अनुपात स्तर का सबसे प्रचलित उदाहरण जो होता है वो होता है तापमान का। अब आप सोचेंगे कि तापमान तो अभी हमने अंतराल स्तर में देखा था, तो यहाँ पर ये समझ लेना जरूरी है कि तापमान का मापन जब आप सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट के मापनी से करते हैं, तब तक तो वो अंतराल स्तर का मापन है। लेकिन अगर आप केल्विन मापनी का प्रयोग करते हैं, तब तापमान जो है वो अनुपातिक स्तर का मापन हो जाता है। और अनुपात स्तर का मापन होने के लिए क्या चाहिए? वास्तविक शून्य। तो 0 केल्विन वह तापमान है जब तापमान का अस्तित्व ही नहीं रहता, तापमान सच में शून्य हो जाता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा पहले की कक्षाओं में, तो शायद आपको ये नाम पता हो, केल्विन स्केल। तो जिससे हम तापमान मापते हैं, तो अगर हम कहेंगे 0 केल्विन मतलब तापमान का अस्तित्व ही नहीं है वहां पर, बल्कि 0 केल्विन तो वह तापमान है जहाँ पे जो अणु होते हैं किसी भी वस्तु में, जो एटम्स होते हैं, सबसे जो सूक्ष्म चीज होती है, उसकी भी गति रुक जाती है। आपको पता होगा एटम्स भी जिस भी मैटर में होते हैं उसमें कुछ दूरी में अपना हिलते डुलते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, लेकिन उनकी गति तक रुक जाती है, वो बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। और उस टेम्परेचर पे तापमान होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका अस्तित्व ही नहीं होता है। इसीलिए केल्विन में तापमान का मापन जो होगा वो अनुपात स्तर का मापन होता है, क्योंकि वहां पर एक वास्तविक शून्य उपलब्ध है। इसलिए यहाँ पर हम जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ कर सकते हैं इनकी मात्राओं से। तो हम कह सकते हैं कि अगर 200 केल्विन कोई चीज है जिसका तापमान 200 केल्विन हो, तो वो दूसरी चीज से दुगना गर्म है अगर उस दूसरी चीज का तापमान 100 केल्विन है। तो ये वास्तविक शून्य के कारण ही है कि गुणा और भाग संभव होता है अनुपात स्तर में। अनुपात स्तर के माप के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें नामित, क्रमिक और अंतराल माप के सभी गणितीय विधियां जो है, जो सांख्यिकीय विधियां है, सब इसमें प्रयोग हो सकती हैं। पर इसके अलावा और भी कई चीजें इसमें आप कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रकार से सारी सांख्यिकीय विधियां प्रयोग हो सकती है, जैसे ज्यामितीय औसत हुआ, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक औसत हुआ, हार्मोनिक मीन, परसेंट वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अंतराल स्तर पे नहीं प्रयोग हो सकता, वो यहाँ पर प्रयोग हो सकता है। तो अगला अब हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे, जिसमें कि आपको मैं 12 प्रश्न दूंगी, 2 खंडों में, 6 एक बार में और 6 दूसरे बार में। 30 सेकंड का समय होगा पहले 6 करने के लिए, और दूसरे 6 के लिए फिर से 30 सेकंड का समय होगा। उसमें कुछ चीजें लिखी होंगी और आपको सिर्फ ये बताना है कि वो किस स्तर पे मापी गई हैं, नामित स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर या अनुपात स्तर। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप समझ पाएंगे कि आप कितना वीडियो में दी गई जानकारी को समझ सके। तो इसके लिए आप चाहें तो अभी वीडियो पॉज कर सकते हैं और एक कॉपी या पेन लेकर बैठ सकते हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी आंसर्स नोट कर सकें। और आंसर्स नोट करने के बाद जब वीडियो समाप्त हो, तो यूट्यूब पे कमेंट्स में आप अपने आंसर लिखें, तो मैं उसका रिप्लाई कर पाऊंगी कि आपने क्या सही बताया क्या नहीं, और वहां हम इसकी चर्चा कर पाएंगे, डिस्कशन कर पाएंगे। तो ठीक है, अभी आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ये अपना कुछ पेंसिल पेन और कुछ कॉपी पेपर लेकर आ जाइए। ठीक है, तो फिर ये मानते हुए कि आप तैयार हैं, हम शुरू करते हैं। तो 30 सेकंड का समय होगा पहले 6 क्वेश्चन के लिए। तो प्रश्न है, कृपया बताएं कि निम्नलिखित में से हर गुण या वस्तु नामित, क्रमिक, अंतराल और अनुपात स्तर में से किस पर मापी जाती है? वैवाहिक स्थिति, संतानों की संख्या, आय, धर्म, रक्तचाप और कक्षा में छात्र छात्राओं के रोल नंबर। आपका समय 30 सेकंड का अब शुरू होता है।
समय आपका समाप्त हुआ यहाँ पर। अब हम अगले इसी तरह से 6 और चीज़ें देखेंगे जिसके बारे में आपको फिर यही बताना है कि वे किस मापनीय स्तर पे मापी गई हैं, नामित, क्रमिक, अंतराल और अनुपात में से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि व्यक्तियों के नाम किस स्तर पे मापे गए हैं या मापे जाते हैं, खिलौनों की संख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लंबाई, हृदय गति और अभिवृत्ति परीक्षण के प्राप्तांक। और आपका 30 सेकंड शुरू होता है अब। आपका समय यहाँ समाप्त हुआ। अपने उत्तरों को YouTube पर कमेंट्स के रूप में इस वीडियो के कमेंट्स में आप डालना न भूलें, ताकि हम लोग आगे डिस्कस कर पाएँ कि इसमें आपने कितने सही किए, और आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।